ये हमारा क्लास 12 का बिजनेस का चैप्टर 10 है, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, वित्तीय प्रबंधन के बारे में। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट यानी कि आपका वित्तीय बाजार। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। यानी फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार वह बाजार है जिसमें हम वित्तीय संपत्ति का लेन देन, आदान प्रदान या खरीदना व बेचना करते हैं। यहां पर फाइनेंशियल एसेट्स या वित्तीय संपत्ति से मेरा मतलब है शेयर, बॉन्ड, या फिर हम बात करें तो आवश्यकता पड़ने पर शॉर्ट टर्म फंड या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, नाउ देन हमारे पास होता है कौन सा कि आखिर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से आपके कार्य होते हैं। समझना ध्यान से। तो फाइनेंशियल मार्केट का जो पहला काम है आपका वो होता है क्या कि मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया। यानी ये कह रहा है हमारे पास क्या कि मोबिलाइज करना है। सबसे पहला काम इसका ये होता है, एक फाइनेंशियल मार्केट का या एक वित्तीय बाजार ये काम करता है कि ये ना सेवर्स को यानी कि इन्वेस्टर्स को कहेगा या मोटिवेट करेगा कि भैया पैसे बचाओ और उस पैसे को ऐसी जगह पर लगाओ जहां से आपको हाई रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो सके। सही चीज मतलब हमारे पास क्या है कि बचत को बढ़ाना, सेवर्स को बोलेगा कि आप बचत बढ़ाइए और आप उसका पैसा या उनको कहां तक मिलाना, अच्छे इन्वेस्टर्स के पास मिला करके उन्हें हाई प्रोडक्टिविटी प्रदान करना। ठीक है, समझ चीज। यानी ये क्या करता है, लिंक करता है किसको, सेवर्स को, किनके पास से, इन्वेस्टर्स के। फिर अगला होता है हमारे पास दूसरा पॉइंट, वो ये होता है कि ये फैसिलिटेट करता है द प्राइस डिस्कवरी में। फाइनेंस मार्केट या हम बात करें तो वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार है जिसका कहीं ना कहीं ये भी काम होता है कि यह तय करना कि भाई किसी शेयर या किसी डिवेंचर का क्या कीमत रखा जाए। मान के चलो कोई न्यू स्टार्टअप है, उसको नहीं पता कि आखिर में भाई क्या रेट रखूं अपने डिवेंचर का, शेयर्स का। ठीक है, तो ऐसे में फाइनेंस मार्केट उसे हेल्प करेगा कि भाई मार्केट की स्थिति क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप ये प्राइस रखो या फिर आप ये प्राइस रखो। ठीक है, तो प्राइस डिसाइडिंग में हेल्प करता है। तीसरा, प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, वित्तीय संपत्ति में तरलता लेकर आना। अब हो सकता है ना कभी कभी किसी कंपनी को या किसी बैंक को या किसी को भी आवश्यकता होती है व्यवसायिक संस्थाओं को, किसके लिए, फंड्स के लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, इमरजेंसी के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंस मार्केट एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप आइए और आ करके अपने फाइनेंशियल एसेट्स हमारे पास बेचिए, हम उसको बेच करके आपको कैश जनरेट करवा देंगे। ठीक है, देन एक और काम है इसका, वो क्या है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि जो लेन देन है या विनिमय है इसके दौरान जो भी अधिक लागत आती है उसको ये कम करता है। कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना कंपनियों के कुछ कामों को स्वयं करेगा, जिससे जो बर्डन होता है ऑफ कॉस्ट का कंपनी के ऊपर वो कम आएगा और रिजल्टेंट ये होगा कि कंपनी को वो जो शेयर होगा उस पर कहीं ना कहीं फायदा होगा या डिवेंचर में थोड़ा सा फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके इसके 4 फंक्शन होते हैं। ठीक है, ना हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो एक फाइनेंशियल मार्केट कितने प्रकार का होता है। तो फाइनेंस मार्केट होते हैं आपके 2 प्रकार के, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, मनी मार्केट के बारे में। यानी कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में क्या अंतर है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार या मनी मार्केट क्या होता है समझना। तो हम कहेंगे इट इज अ मार्केट, यह वह बाजार है विच प्रोवाइड और फैसिलिटेट द शॉर्ट टर्म फंड्स द फर्म और या शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है किसको, फर्म्स को। यानी कि यह वह बाजार है जो कि कंपनी को अल्पकालीन कोष या अल्पकालीन ऋण प्रदान करेगा। समझ चीज। यानी कि मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो बैंकों को, व्यवसायिक फर्म्स को, बिजनेस फर्म्स को शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें आमतौर पे आपको कैश लोन मिल जाता है। कई बार आप अपनी वित्तीय संपत्ति यानी कि आपके पास जो फाइनेंशियल एसेट्स आप उसको बेचकर या खरीद कर भी आप इसमें कार्य कर सकते हो इस मार्केट के अंदर। ठीक है, कौन कौन से मेजर एग्जांपल है इसके, LIC हो गया, कॉमर्शियल बैंक हो गया, फिर आपका RBI हो गया। ठीक है, तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो कि क्या करता है, तो मुद्रा बाजार वह बाजार है जो कि कंपनियों को या व्यवसायिक संस्थाओं को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करेगा। नाउ देन हम बात करते हैं, टॉपिक है
वो होगा कैपिटल मार्केट का, पूंजी बाजार का, जिसे हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में, पूंजी बाजार के बारे में। आज हमने मनी मार्केट का पूरा कर लिया, ठीक है। तो चालू करते हैं। देखो लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस के अंदर बात किया था आपका किसके बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमने बात किया था मनी मार्केट के अंदर। उसके हमने पांचों इंस्ट्रूमेंट बात कर लिए थे, चाहे वो आपका हो ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी हो गया, देन आपका सीडी था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सीडी और एफडी के अंदर हमने अंतर भी बात कर लिया था। ना हम बात करने जा रहे हैं जो आपका सेकेंड मार्केट है, दैट इज आवर कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के अंदर मैंने आपको बता दिया था, मनी मार्केट के अंदर ना हमें शॉर्ट टर्म फंड्स, अल्पकालीन कोषों का प्रावधान या अल्पकालीन कोषों की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। बट वहीं कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट है, तो कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट फॉर मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी कि एक ऐसा मार्केट है जिसमें हमें दीर्घकालीन कोषों की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। यह बाजार आमतौर पर किसमें डील करता है, शेयर में, डिवेंचर, ऋण पत्रों में, म्यूचुअल फंड्स में, इन सब में आमतौर पर यह लेन देन करता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर। फिर अगर हम बात करें तो कहता है नेचर एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। जैसे मनी मार्केट का भी कुछ फीचर था, इसके भी कुछ फीचर हैं। तो पहला इसका फीचर भी वही है कि ये लिंक कराता है बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, यानी कि जो बचत वाले हैं लोग उनको बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ लिंक कराता है, ठीक है, ये कैपिटल मार्केट, ठीक है। दूसरा, डील करता है इन द लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टमेंट, यानी ये ऐसे इन्वेस्टमेंट पे डील कर रहा है जो दीर्घकालीन कोष के लिए है, ठीक है। वहीं जो आपका मनी मार्केट था वो शॉर्ट टर्म के लिए था। तीसरा, यूटिलाइजेज ऑफ इंटरमीडिएटरीज या इंटरमीडिएटरीज मतलब है क्या, मध्यस्थों का उपयोग किया जाता है इसके अंदर। देखो मनी मार्केट में ना आपने देखा कोई मीडिएटर नहीं है उसके अंदर, वो आमतौर पे जनरली सारा काम फोन पे हो रहा था। चाहे वो बैंक की बात करें, आमतौर पे बैंक में था, या फिर अगर हम बात कर रहे थे तो थ्रू आरबीआई, वो भी बैंक के द्वारा, जिसमें हमने बात किया था कॉमर्शियल पेपर ट्रेजरी बिल के अंदर। तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर मार्केट नहीं था हमारे पास, बट इसके अंदर ना क्या होता है, कुछ ब्रोकर्स होते हैं, कुछ ना कुछ इंटरमीडिएटर होते हैं हमारे पास, मध्यस्थ होते हैं जिनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। चाहे वो दलाल हो, ब्रोकर्स हो, चाहे वो आपके पास डिपॉजिटरीज हो, यानी कि हमारे पास जमाधारक हो, ठीक है। फिर वहीं डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं ये पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है, क्योंकि आपको पता है कि एक कंपनी को, चाहे जितने भी मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किए, चाहे वो आपका शेयर था या फिर आपका डिवेंचर था, ये सारे ऐसे चीज होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने में, कंपनी के कैपिटल को फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी ये एक ऐसा मार्केट है जो पूंजी निर्माण में सहायता करेगा, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। और लास्ट होता है क्या, क्योंकि एक पर्टिकुलर मार्केट है तो इस मार्केट को गवर्नमेंट का रूल किया जाता है, गवर्नमेंट के रूल के तहत इसको चलाया जाता है, या फिर किसी ना किसी एक सर्टिफाइड लीगल अथॉरिटी के द्वारा, जिसे हम सेबी कह सकते हैं, सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके द्वारा। तो इसे कुल मिलाकर 5 फीचर या विशेषता ये हो जाएगी हमारे पास कि पहला, ये सेवर्स और इन्वेस्टर के बीच में लिंक कराता है। दूसरा, डील करता है इन द लॉन्ग टर्म फंड्स में, दीर्घकालीन कोषों में। तीसरा, यूटिलाइज करता है इसमें इंटरमीडिएटरीज को, यानी कहीं ना कहीं मध्यस्थों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक लार्ज मार्केट बन जाता है अपने आप में। देन इसमें हम बात करते हैं तो ये कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, पूंजी निर्माण करने के लिए सहायक है, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर या डिवेंचर ये ऐसे टर्म्स होते हैं जो उनके कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और लास्ट होता है, इसको चलाया जाता है विद सम सर्टेन रूल सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, इसके द्वारा। ना अगर हम बात करें तो अगला कि भाई कैपिटल मार्केट के प्रकार, जैसे फाइनेंशियल मार्केट 2 प्रकार के थे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट भी 2 प्रकार के हो जाते हैं आपके, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट के बारे में। तो प्राइमरी मार्केट देखो होता क्या, समझना। तो सबसे सिंपल परिभाषा, प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट विच ओनली डील विद द न्यू शेयर्स या न्यू सिक्योरिटीज। यहां पर मैं सिक्योरिटी वर्ड जब भी यूज करूंगा, इसका मतलब होगा शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सब कुछ, ठीक है। तो एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा बाजार जो डील करता है नए परिसंपत्तियों में। परिसंपत्ति मतलब ऐसे वो सारे आपके शेयर, डिवेंचर, इन सब में, ठीक है। इसमें सेकेंड हैंड चीजों का डील नहीं होता, मतलब जो अभी अभी नई नई आई है, समय चीज आया हमारे पास, वो सिक्योरिटी का मतलब होता है गिरवी रखना, अलग चीज है वो। यहां पर जो सिक्योरिटी है वो परिसंपत्ति है, यानी कि शेयर,
डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड एटसेट्रा। ठीक है, बॉन्ड्स आपके डिवेंचर जैसे ही होते हैं, बट मैंने कहा था बॉन्ड और डिवेंचर में ये अंतर है कि डिवेंचर को आप इशू करोगे विदाउट कोलेटरल भी कर सकते हो, बिना चीज गिरवी रखे हुए, बट बॉन्ड हमेशा गिरवी रखकर ही होता है। ठीक है भाई, समझ चीज। तो ये है हमारे पास। तो प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट हो गया? तो प्राइमरी मार्केट एक तरह से नए लोगों का बाजार, नए शेयर्स का बाजार, नए डिवेंचर का बाजार, एक ऐसा बाजार जहां पर नए चीजों का ही डील होगा। ठीक है भाई, हाँ, इसमें कोई भी पुरानी एग्जिस्टिंग चीजों का रीसेल या रीपरचेजिंग नहीं होता। आमतौर पे ये उन कंपनियों के लिए होता है जो नया नया स्टार्टअप लेकर आती हैं, या फिर पुरानी कंपनियां नया शेयर जो इशू करना चाहती हैं। ठीक है, परिभाषा आप साफ देख पाते होंगे। प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज अ न्यू इशू मार्केट, नया निर्गमन बाजार कहलाता है। एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फ्रॉम द कंपनी। नई सिक्योरिटी को ही इशू किया जाएगा, नए परिसंपत्तियों का ही इशू किया जाएगा। बाजार का वह रूप जहां पर परिसंपत्तियों व अंशों को पहली बार या नए अंशों को ही खरीदा या बेचा जाता है। अगला, अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स। तो ये इसके मेथड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी कुल मिला के आपके 4 या 5 मेथड है। ठीक है भाई, इसके लंबे लंबे मेथड है, इसलिए मैंने इसका लिख के नहीं लाया, क्योंकि काफी पॉइंट्स हो जाते हैं छोटे छोटे, इसलिए और समय ही बचेगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सुनो, पहला है इसका मेथड कौन सा है हमारे पास, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस बाजार में प्राइमरी मार्केट के अंदर शेयर्स को, डिवेंचर को या सिक्योरिटीज को इशू करने की विधियां। तो पहली विधि हो जाती है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का नाम आप लोगों ने 11th के बिजनेस में पढ़ा था, प्रविवरण के द्वारा। प्रविवरण पता ना, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के बारे में आप लोगों को मैंने अगर पढ़ाया होगा या बताया होगा तो आप लोगों को पता है एक चीज कि प्रोस्पेक्टस ना आमतौर पे एक ऐसा पत्र होता है, एक तरह से पैम्पलेट है, जिसमें कंपनी के सब चीज बताया जाता है। कंपनी का नाम, कंपनी का कैपिटल क्या है, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितनी है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, क्या सब कुछ, जिसके आधार पे नया बंदा जो होता है ना वो खरीदेगा कंपनी के शेयर्स को। ठीक है, तो वही कहता है हमारे पास जो पहला मेथड है जिसको हम कहते हैं पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण के द्वारा, पहली विधि। इसमें क्या होता है, तो अंदर इस मेथड में कंपनी इशू करती है एक प्रोस्पेक्टस, एक प्रविवरण, एक पैम्पलेट, विज्ञापन, टू इन्फॉर्म और अट्रैक्ट जर्नल पब्लिक, समान लोगों को जागरूक करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बाजार नए शेयरों का बाजार है। ठीक है भाई, तो उनको नहीं पता इस शेयर के बारे में अभी। इन प्रोस्पेक्टस कंपनी प्रोवाइड करती है डिटेल्ड अबाउट द पर्पस फॉर विच फंड्स आर बीइंग रेज। पूरा डिटेल होता है कि भाई क्यों फंड रेज किया जा रहा है, पहली कंपनी का अभी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा था, ब्रॉड बैकग्राउंड, फ्यूचर, सब कुछ लिखा होता है इस कंपनी के बारे में इसके अंदर। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस हेल्प द पब्लिक। जो प्रोस्पेक्टस की इंफॉर्मेशन होती है पब्लिक को हेल्प करती है जानने में कि कितना रिस्क है, क्या हम बियर कर सकते हैं, अर्निंग पोटेंशियल, अर्निंग संभावना कितनी है, इस कंपनी से हम कितना जनरेट कर पाएंगे, और इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें लेना है कि नहीं लेना है। समझ चीज, थ्रू आईपीओ, ठीक है, कंपनी कैन अप्रोच लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एंड कैन, ये आईपीओ, इस मेथड को हम आईपीओ भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका हो गया इंटर प्रोस्पेक्टस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑब्लिगेशन है, एक तरह से। इसका एक फॉर्म पीछे भी दे रखा है, आईपीओ की फॉर्म एक बार यहां पे भी दे रखी है ना, प्रोस्पेक्टस थ्रू या फिर आईपीओ, क्या बात, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर आमतौर पे पहली बार प्रारंभिक जनता को जो हम सूचित करते हैं ना वो, तो इसके द्वारा क्या होता है, आईपीओ के द्वारा कंपनी कैन अप्रोच लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, एक बड़े मतलब इसके द्वारा ये हो सकता है कि ना आपके पास ज्यादा चांसेस है एप्लीकेशन कंपनी के अंदर आने के। ठीक है, समटाइम्स कंपनीज इन्वॉल्व इंटरमीडिएटरीज, कभी कभी इसके लिए कंपनी कुछ इंटरमीडिएटरीज यानी मध्यस्थों का भी इस्तेमाल करती है, जैसे कि बैंकर कर दो, कुछ दलाल हो गए, ब्रोकर्स हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, जो कंपनी के लिए शेयर बिकवाने का काम करेंगे। समझ चीज, तो ये जो पहला मेथड है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस मेथड के अंदर है क्या। तो इस मेथड के अंदर मैंने बताया कि कंपनी ना पहले एक प्रोस्पेक्टस प्रविवरण पत्र जारी करती है, उस प्रविवरण में कंपनी के पूरे डिटेल्स होते हैं, कंपनी को फंड्स क्यों चाहिए, कंपनी के कंपनी में शेयर होल्डर पहले से कितने हैं, कंपनी का अभी का परफॉर्मेंस कैसा है, पिछला परफॉर्मेंस कैसा था, कितने चांसेस हैं आपको पैसे या रिटर्न आने के। इस सब के अकॉर्डिंग हम ना ये डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे कितने शेयर से खरीदने चाहिए, या अर्निंग कैपेसिटी कितनी होगी मेरी,
या क्या संभावना है कि मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा, ठीक है। और एक मेथड ऐसा होता है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं कंपनी को काफी सहायता मिल जाती है बड़े मात्रा में इन्वेस्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है भाई। ये पहला तरीका था। मैं इसकी हिंदी एक बार यहां लिखता हूं, वीडियो पॉज करके, देन आप उसका स्क्रीनशॉट कर लेना। मैंने यहां पर आपको इसकी हिंदी लिख दी है, ठीक है, कि इस विधि में क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। इस विधि के द्वारा कंपनी प्रविवरण पत्र द्वारा निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और इस पत्र में कंपनी के बारे में पूर्ण जानकारी होती है, जिसकी सहायता से निवेशक निवेश के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। ना हम बात करते हैं अब अगला, दूसरा होता है हमारे पास विक्रय के लिए प्रस्ताव, ऑफर फॉर सेल, विक्रय के लिए प्रस्ताव। ये दूसरा मेथड है आपका। पहला मेथड था प्रोस्पेक्टस मेथड, प्रविवरण पत्र द्वारा, और दूसरा है आपका ऑफर फॉर सेल। अब देखो, अंडर दिस मेथड, इस विधि में 5 तरीके हैं आपके, 5 मेथड। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी। देखो इसमें क्या होता है इस विधि के द्वारा कि कंपनी नए शेयर तो जारी कर रही है इन्वेस्टर्स को, बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा नहीं, बल्कि एक इंटरमीडिएरी इसमें काम शामिल होता है, मध्यस्थ शामिल होते हैं, जो कि बाय कर लेता है होल लॉट ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम द कंपनी, जो कि कंपनी से पूरी मात्रा में जितने भी शेयर है सारा उसने खरीद लिया। समझ रहे हो इसमें ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है कि कंपनी को मान के चल 1 लाख शेयर बेचने हैं, तो कंपनी इन्वेस्टर्स को खुद नहीं बेचेगी, कंपनी ने ढूंढा एक बंदा, ये ले भाई, जैसे दलाल हो गया कोई ब्रोकर, और कंपनी ने उसको दे दिया 1 लाख शेयर पूरे के पूरे, उसने खरीद लिए, और वो बंदा जो है वो बेचेगा कंपनी का शेयर, ठीक है, ठीक है। जनरली द इंटरमीडिएरीज जो होते हैं आपके आर द फर्म्स ऑफ ब्रोकर्स, ठीक है। आमतौर पे जो फर्म्स के लिए जो ये होते हैं वो आमतौर पे ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, ठीक है। सो सेल ऑफ सिक्योरिटी टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। तो यहां पर ना जो सिक्योरिटीज का या अंशों का लेन देन होता है वो 2 स्टेप में होता है। पहला, व्हेन द कंपनी इशू सिक्योरिटी टू द इंटरमीडिएरीज एट फेस वैल्यू। पहला तो तब जब कंपनी ने बेचा, किसको, कंपनी ने बेचा मध्यस्थों को, मीडिएटर्स को, फेस वैल्यू पर। और दूसरा स्टेप था जब इंटरमीडिएरीज ने बेचा उन सिक्योरिटी को जनरल पब्लिक एट हायर प्राइस। समझा चीज, इससे कंपनी का तो फायदा हो जाता है कि चलो भाई कंपनी को तो पैसे मिल गए फटाफट, कंपनी को टेंशन नहीं रही कि अब कैसे बिकेगा, कब बिकेगा, कब पैसे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और दूसरा मीडिएटर्स को फायदा हो गया कि उन्होंने 100 में खरीदा, 120 में बेच देंगे अपने लिए वो, ठीक है। समझाया। अंडर दिस मेथड कंपनी इज सेव्ड, कंपनी जो है बच जाती है कुछ फॉर्मेलिटी करने से, जो बाजार की कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, जटिलता होती है, उन सब चीजों से बच जाती है। समझाया चीज। तो सिंपल सी बात है, ऑफर फॉर सेल एक ऐसा मेथड है जिसमें कंपनी जो होती है वो इन्वेस्टर्स को बेचती तो अपना शेयर, बट नॉट डायरेक्टली बट थ्रू द मीडिएटर्स, ठीक है। इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला, मीडिएटर्स खरीदेंगे कंपनी से फेस वैल्यू पर 100 का शेयर 100 में खरीदेंगे, और दूसरा स्टेप होता है इंटरमीडिएटर्स जो है बेचेंगे 100 का 120 में। कंपनी का फायदा है, कंपनी को कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, कंपनी जो है मार्केट की जटिलताओं से बच जाती है, बट इन्वेस्टर्स को और फायदा हो जाता है, वो फायदा कमा रहे हैं अपना। समझ चीज भाई। तो ये है इसके अंदर, ठीक है। इसकी हिंदी में लिखता हूं पॉज करके वीडियो को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑफर फॉर सेल वाला, ठीक है। इसकी हिंदी यहां लिख रखी है आपको ना। अगर हम बात करें जो थर्ड है आपके पास, वो होता है आपका कौन सा, प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि निजी प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। निजी प्लेसमेंट वाले में है क्या, देखो समझना ध्यान से। तो अंडर दिस मेथड, इस मेथड में द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इंटरमीडिएरी एट अ फिक्स्ड प्राइस। इसमें कंपनी जो है अपने सिक्योरिटी को बेचती है मध्यस्थों को फिक्स्ड प्राइस पर, एंड इन सेकेंड स्टेप इंटरमीडिएरीज जो होते हैं वो सेल कर देते हैं ऑल द सिक्योरिटी नॉट टू जनरल पब्लिक बट सम सेलेक्टेड क्लाइंट्स एट हायर प्राइस। देखो यही अंतर है उस वाले में, जब हमने पिछला पढ़ा था कौन सा आपका ऑफर फॉर सेल, और इस वाले के अंदर आपका प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर कंपनी ने इसके अंदर भी दे दिया अपना सारा शेयर, किसको, मध्यस्थों को, उसमें भी कंपनी दे दिया था, बट उसमें जो मध्यस्थ थे वो कर रहे थे क्या, अपने शेयर को बेच रहे थे, किनको, जनरल पब्लिक को।
बट यहां पर जनरल पब्लिक को नहीं बेचा रहा है, सामान लोगों ने, बल्कि कुछ सिलेक्टेड, कुछ चुने गए क्लाइंट्स होते हैं, उनको बेच दिए हायर प्राइस पर। द issuing company issue prospectus to give detail about its objective, future prospectus so that reputed clients prefer to buyer। अच्छा, पर इसमें एक और चीज होता है कि कंपनी ना अपने शेयर के साथ इंटरमीडिएट्स को क्या देती है, मध्यस्थों को देती है प्रोस्पेक्टस भी, कि ये लो भाई ये प्रोस्पेक्टस अपने क्लाइंट को दिखा देना, अगर उन्हें पसंद आए तो खरीद लेंगे। समझ चीज? हाँ, अंडर दिस मेथड द इंटरमीडिएट्स इशू करती है सिक्योरिटी टू सिलेक्टेड क्लाइंट, जैसे कुछ यूटीआई, एलआईसी, ये कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट हो जाएंगे। सिलेक्टेड क्लाइंट का मतलब होगा ऐसे लोग जो आमतौर पे इन्वेस्टमेंट करने को हमेशा इच्छुक रहते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियां, फेमस पॉपुलर कंपनीज, ठीक है, ये वाले। द प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड इज अ कॉस्ट सेविंग मेथड, ये कॉस्ट सेविंग मेथड है, एज कंपनी इज सेव्ड फ्रॉम, वही सारी चीज मैं बताया ना, सेम वही है, कंपनी इसमें भी वो सब फॉर्मेलिटी से बच जाती है, कंपनी बच जाती है आपको मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी से, ठीक है। समझ चीज? स्मॉल एंड न्यू कंपनी प्रेफर प्राइवेट प्लेसमेंट, जो छोटी कंपनियां होती है ना वो प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रेफर करती है ज्यादा, एज दे कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि वो कभी भी उन खर्चों को वहन करने के सक्षम नहीं होती। समझ आया चीज? ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, सेम है दोनों जैसा, बस अंतर ये है यहाँ पे सिलेक्टेड क्लाइंट को दिया जाता है, ऑफर फॉर सेल के अंदर आपको जनरल पब्लिक को ऑफर कर दिया जाता है। समझ आया चीज भाई? ना अगर हम बात करेंगे अगला, तो ये होता है हमारे पास कौन सा, राइट इशू, अधिकार निर्गमन। अब इस वाले में देखो क्या है हमारे पास, फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। अब इसमें क्या होता है, दिस इज द इशू ऑफ न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बस इस वाले में क्या है कि कंपनी अपने पुराने शेयर को, नए शेयर को बेच रही है, पर नया शेयर किसको बेच रही है, पुराने शेयर होल्डर को। समझ चीज? हाँ, यानी राइट इशू, यानी कि पहले कंपनी जो है अपने शेयर, नए शेयर को बेचने से पहले उसका अधिकार अपने पुराने शेयर होल्डर को दे रही है कि देखो भाई आपके पास पहले शेयर है, हम कुछ और शेयर बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हो कि नहीं। सुना? इट इज कॉल्ड राइट इशू बिकॉज इट इज प्री एम्प्टिव राइट टू शेयर होल्डर दैट कंपनी, क्योंकि ये अंशधारियों का, शेयर होल्डर का एक राइट है, कंपनी पहले उनसे पूछे कि भैया आपको शेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हमें पता है ना कि जब भी कोई नया शेयर होल्डर कंपनी के अंदर आता है तो आमतौर पे शेयर होल्डर को पसंद नहीं होता, क्योंकि ज्यादा शेयर होल्डर आने से कंपनी में क्या होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो जाता है, लोग असंतुष्ट हो जाते हैं अंशधारी, ठीक है। तो इसलिए हर एक शेयर होल्डर ये चाहता है कि पहले कंपनी हमसे पूछ ले कि भैया हम लेने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। समझ भाई? इसलिए हाँ, और कहते हैं कि हमारे पास राइट इशू इज अ मैंडेटरी फॉर कंपनी। और एक चीज याद रखना, कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये मैंडेटरी भी है, आवश्यक भी है, ठीक है। द स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट अलाउ द एग्जिस्टिंग कंपनी टू गो फॉर न्यू शेयर विदाउट गिविंग। तो ये मैंने कहा ना, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी जो हमारा जो सेबी है, मान के चलो मैं सेबी के पास गया, मैं एक कंपनी हूं और मैं उनके पास गया 1 लाख शेयर लेकर के, भैया इसको बेचना है, तो पहले उनसे कहेगा कि आपने अपने पुराने शेयर होल्डर से पूछे, और मैंने कह दिया नहीं तो कहेगी भी हम नहीं खरीदेंगे, पहले आप उनसे पूछिए, क्योंकि ये उनका राइट होता है। समझ भाई? तो ये है आपका इसके अंदर, ठीक है। टू कहता है हमारे पास एक और चीज क्या, तो ये existing shareholder because if new issue is directly issued to new subscriber then the existing जो equity shareholder होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने शेयर्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल या उनका जो डिविडेंड प्रॉफिट होता है वो कम होने लग जाता है, ठीक है। इसको देखते हुए आमतौर पे कंपनी एक्ट ऐसा ही कहती है, पहले आपको उसको पूछो। टू स्टॉप दिस प्री एम्प्टिव और राइट इशू इज कंपल्सरी फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी। हाँ, बट कंपनी जो होता है आमतौर पे क्या कहते हैं हमारे पास, टू स्टॉप दिस द प्री एम्प्टी, वही मैंने कहा ना कि जो शेयर होल्डर के अंदर जो मनमुटाव आ जाए, तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं कंपनी को चाहिए कि कंपनी पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपने नए शेयर के लिए ऑफर करे, ठीक है भाई। समझा? सिंपल सा तरीका है कि कंपनी अपने नए शेयर बेचेगी, पर किसको बेचेगी, पुराने शेयर होल्डर को, और ये उनका राइट है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956। एंड द लास्ट वन, ठीक है, हमारे पास ये होता है आपका EIPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बट ई है तो ई में हो गया आपका ऑनलाइन, इंटरनेट की सहायता से, ठीक है भाई। तो वही कह रहा है, इट इज अ न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के द्वारा एक नया मेथड आया है, इंटरनेट की सहायता से हम घर बैठे अपना शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। इन दिस कंपनी हैज टू अपॉइंट रजिस्टर्ड ब्रोकर अपॉइंट करती है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन एंड प्लेसिंग ऑर्डर। इस पर्पज के लिए कि वो ब्रोकर जो है वो ऑनलाइन हमारे शेयर को एक्सेप्ट करवाएगा और उसका ऑर्डर भी प्लेस करेगा।
The company issuing security has to apply for listing of its security on any exchange other than the exchange it has offered to security earlier. वही कह रहा है the company issuing security has to apply for listing. जो कंपनी शेयर इशू करती है ना, उस शेयर को एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा लिस्ट होना पहले जरूरी पड़ता है। जैसे कि मान के चलो, ये सेम वही हो गया इस प्रकार से ऑनलाइन सामान नहीं बिकते, तो सामान को या कंपनी को पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। अगर मान के चलो मैं अमेजोन पे माल बेचना चाहता हूँ तो ऐसे नहीं बिकेगा, पहले मुझे अमेजोन वाले के साथ लिंक करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। मैं वहां पे रजिस्टर्ड होऊंगा, मेरा वो वहां से जीएसटी नंबर मांगेंगे, देन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारे पास। और कहीं ना कहीं द मैनेजर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज थ्रू द, और इसमें एक मैनेजर जो होता है वो ऑनलाइन बैठे बैठे जो है कई सारे मध्यस्थों के साथ अपना संपर्क बनाता रहता है, ठीक है। तो एक इजी मेथड होता है हमारे पास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आखिर कैपिटल मार्केट क्या है, तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें हम लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करते हैं। इसके क्या क्या फीचर्स थे, हमने उस फीचर्स की बात की। देन हमने बात किया इसके दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में हमेशा नए शेयर बिकेंगे, इसके 5 तरीके थे। पहला प्रोस्पेक्टस के द्वारा, प्रविवरण के द्वारा। दूसरा हो जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट, कि कंपनी जो होती है वो क्या करती है। अच्छा, दूसरा था आपका ऑफर फॉर सेल, जिसमें कंपनी जो होती है वो इंटरमीडिएटरीज को देगी पहले पैसे और शेयर फेस वैल्यू पर, और फिर उनको ऑफर है कि वो सामान लोगों को, जनरल पब्लिक को कितने में भी बेचे, ठीक है। तीसरा होता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, निजी प्लेसमेंट। इसमें कंपनी क्या होती है, इसमें कंपनी मध्यस्थों को देती है, फिर वो इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं आपके वो किसी सिलेक्टेड क्लाइंट्स को ही देते हैं, ठीक है। और देन आपका फोर्थ था हमारे पास कौन सा, तो फोर्थ के अंदर हमने देखा था राइट इशू। इसमें कंपनी को पहले ये है क्या कि कंपनी एक्ट 1956 ये कहता है कि कंपनी जब भी कोई नया शेयर इशू करेगी तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले पूछेगी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास ये आपका इंटरनेट की सहायता से, जिसे हम कहते हैं EIPO। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपका सेकेंडरी मार्केट के अंदर, और देन हम उसके अंदर हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड सब के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो चलेगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हिंदी में लिख देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके सेकेंडरी मार्केट के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात किया था कि जो कैपिटल मार्केट है आपका पूंजी बाजार, जिसके अंदर हम बात करते हैं या जो डील करता है आपका लॉन्ग टर्म फंड्स में, वो भी दो प्रकार के थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट कौन सा था आपका, प्राथमिक बाजार वो बाजार था जिसके अंदर हम न्यू शेयर्स, नए शेयर्स का नए अंशों में डील करते हैं। और वहीं दूसरा होता है आपका कौन सा वाला, सेकेंडरी मार्केट, जिसमें हम पुराने ही शेयर्स का डील करते हैं। तो ये भी है हमारे पास। द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड एंड सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। प्राइमरी वाले के अंदर क्या था, प्राथमिक वाले के अंदर क्या था कि हम नए शेयर को इश्यू करते हैं, बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर, द्वितीयक बाजार के अंदर हम जो है वो नए शेयर को इशू नहीं करते, बल्कि उसी शेयर को इशू करेंगे जो पहले से ही इशू हो रखी है या एग्जिस्ट करती है या फिर सेकेंड हैंड शेयर है। समझ आया ये चीज, आया। इन द सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी। इसमें कंपनी को जो है डायरेक्टली किसी इन्वेस्टर को इशू नहीं करती, बल्कि इसमें क्या करती है कंपनी जो है वो आमतौर पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो होते हैं कंपनी के, वो अपना बेचते हैं। समझ आया चीज क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट नहीं है, प्राथमिक बाजार नहीं है। प्राथमिक बाजार में तो क्या होगा, कंपनी नया शेयर इशू करती है तो कंपनी इशू करेगी, बट इस वाले केस में क्या है सेकेंडरी मार्केट के अंदर कि कंपनी जो है वो उनके शेयर, नए शेयर इशू नहीं हो रहे, बल्कि उनके पुराने से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना शेयर, प्रीवियसली इशूड शेयर, वही दोबारा इशू हो रहे हैं। तो वो कौन इशू करेगी, तो कंपनी इशू नहीं करती, बल्कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं ना, वो इस शेयर को इशू करते हैं। समझ आया ये चीज। तो बात करते हैं क्या एक बार, ये हमारे पास प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या अंतर है, एक बार इसको देख लें जरा, ठीक है। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में क्या अंतर है। तो देखो प्राथमिक बाजार द्वितीयक बाजार में सबसे पहला अंतर तो यही हमारे पास कि देयर इज अ सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। प्राथमिक बाजार के अंदर क्या होता है, नए परिसंपत्तियों की खरीदारी या बिक्री होती है, बट इसमें क्या होता है हमारे पास एग्जिस्टिंग या फिर सेकेंड हैंड शेयर या सिक्योरिटी की खरीदारी या बिक्री होती है, ठीक है। दूसरा, इसको आमतौर पे कौन इशू करता है, डायरेक्टली कंपनी इशू करेगी, बट इसे जो होते हैं हमारे पास, ये क्या होता है हमारे पास, ये ट्रांसफर होता है कंपनी के द्वारा नहीं, बल्कि किसी प्रीवियस इन्वेस्टर्स के द्वारा नए इन्वेस्टर्स को। समझ आया भाई। तीसरा, प्राइमरी मार्केट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन
एज फंड आर ट्रांसफर। देखो सुनो क्या होता है, आमतौर पे जो प्राइमरी मार्केट है, प्राथमिक बाजार में क्या हो रहा है कि भाई कंपनी जो है वो पहली बार आई है और नए शेयर को लेकर के आई है, ठीक है। तो ऐसे में आमतौर पे ये वो बाजार होता है जहां पर ना कोई नई कंपनी आई होगी या उसके नए शेयर आए होंगे, और ये तब होता है जब कंपनी को ना नया नया स्टार्टअप करती है, कंपनी को अपना कैपिटल फॉर्म करना है, समझ चीज। बट ये जो होता है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट कंट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं कर रही है क्योंकि कंपनी के पास पहले से पैसे हैं, बट अब कंपनी जो है वो उनके जो पुराने शेयर हैं उसको दोबारा इशू किया जा रहा है इन्वेस्टर्स की द्वारा से। डायरेक्टली कैपिटल फॉर्म नहीं हो रहा, बट एक तरह से इनडायरेक्टली हो रहा है। इसमें क्या था, पूंजी की संरचना डायरेक्टली हो रही थी क्योंकि कंपनी नहीं आई है, नए शेयर इशू कर रही है, पैसे आएगी, कंपनी काम करेगी। बट इसमें क्या हो रहा है, कंपनी के पास कैपिटल तो है बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से पुराने शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स के द्वारा वो शेयर इशू किए जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा, एंट्री की बात करते हैं तो ऑल कंपनी एंटर्स द प्राइमरी मार्केट टू रेज कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशन। जितनी भी कंपनियां होती हैं, सारी कंपनियां आती हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर, प्राथमिक बाजार में अपने कैपिटल को रेज करने के लिए, ठीक है, पूंजी अपना प्राप्त करने के लिए, ठीक है, शेयर के फॉर्म में या डिबेंचर के फॉर्म में, ठीक है। बट यहां पर क्या होता है, ओनली लिस्टेड कंपनी, इसमें सेकेंडरी मार्केट में सारी कंपनियां नहीं आती, इसमें केवल वही कंपनियां आती हैं जो आपका स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा लिस्टेड होती है, रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, समझ चीज। फिर पांचवा हो गया, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, आपने देखा था प्राइमरी मार्केट के अंदर इसका कोई फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, कोई भी फिक्स लोकेशन इसकी नहीं होती, किसकी कोई भौगोलिक स्थिति निर्धारित नहीं है। ऑल द इंस्टीट्यूट जो होते हैं आमतौर पे इसमें कौन होते हैं, बैंक होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, एक्सेट्रा होते हैं, कोई एक प्राइमरी पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है इसका। बट इस वाले की बात करें तो देयर इज अ फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया, यहां पर एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया होता है, एक वर्किंग प्लेस होता है, चाहे जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहते हैं हम, ठीक है। यहां पर ये होता है इस वाले के अंदर, इस वाले में कोई ऐसा पर्टिकुलर मार्केट नहीं है। छठा, प्राइस की बात करें तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आर फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसमें जो प्राइस होता है वो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फिक्स करती है। क्यों करती है, क्योंकि वो पहली बार कोई शेयर इशू कर रही है। बट इसमें जो होता है प्राइस कौन फिक्स करेगा, तो इसमें प्राइस इशू किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, क्योंकि वो नए शेयर नहीं है, अब वो पुराने शेयर हैं, और पुराने शेयर की डिमांड है कि नहीं है मार्केट में पुरानी कंपनियों की, तो उसके ऊपर डिपेंड इसका करता है प्राइस, ठीक है। तो ये था आपका प्राइमरी मार्केट, ये है आपका सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार जहां पर पहली बार शेयर इशू होते हैं नए तरीके से, इसमें पुराने शेयर इशू किए जाते हैं, ठीक है। इसे कंपनी डायरेक्टली इशू करती है, इसे आमतौर पे कंपनी के इन्वेस्टर से इशू करते हैं। इसकी ये क्या है, ये जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है कंपनी के कैपिटल को फॉर्म करने के लिए पूंजी निर्माण में, बट ये इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है, ठीक है। पांचवा, इसमें सारी कंपनियां एंटर कर सकती हैं, सारी कंपनियां प्रवेश करती हैं इसमें, बट इसमें सारी कंपनियां प्रवेश नहीं करती, इसमें केवल लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आएगी वही आपका काम करेगी, सब नहीं करेगी। इसका कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता फिक्स, कोई निश्चित भौगोलिक स्थान नहीं है, बट इसका एक ज्योग्राफिकल एरिया है आपका फिक्स है, ठीक है। और प्लस में प्राइस, इसका प्राइस जो होता है प्राथमिक बाजार के अंदर जो शेयर जाते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं, बट इसका जो प्राइस होता है क्योंकि वो पुराने शेयर हैं तो वो डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, और प्लस में कंपनी उस शेयर की डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी, ठीक है। समझाया चीज। now हम बात करते हैं आपका, एक है आपका कैपिटल मार्केट और आपका मनी मार्केट में क्या अंतर है। वैसे इसको चलो ये बता देते हैं, तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या अंतर है आपका समझना। तो जैसा बताया था, कैपिटल मार्केट में क्या होता है, कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जिसमें आप लॉन्ग टर्म फंड्स को देखते हो, ठीक है। और आप मनी मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, ऐसे 1 साल के अंदर तक का, ठीक है। तो वही कह रहा है हमारे पास कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार में पार्टिसिपेट कौन होते हैं, कौन भागीदार होते हैं इसके, तो वही कह रहा है द पार्टिसिपेंट्स इन द कैपिटल मार्केट आमतौर पे कौन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वित्तीय संस्था, बैंक होते हैं, जनता होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, विदेशी निवेशक होते हैं। बट इस वाले की बात करें तो इसमें कौन होते हैं आपके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी होता है, बैंक भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं। बट इसके अंदर जो होता है आपके मनी मार्केट के अंदर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं होता। तो दोनों में जो मेन अंतर यह है कि जो आपका कैपिटल मार्केट है इसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी आ जाते हैं, बट मनी मार्केट के अंदर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं होता। हमने कोई एग्जांपल ही नहीं देखा है इसका, चाहे हम कॉल मनी की बात कर रहे थे, चाहे हम बात कर रहे थे ट्रेजरी बिल की, चाहे हम बात कर रहे थे कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल की, किसी में भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आया था, ठीक है भाई। दूसरा, ड्यूरेशन, इसका जो होता है आपका कैपिटल मार्केट का जो होता है आमतौर पे जो पूंजी बाजार है वो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है, तो मोर देन 1 ईयर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। बट इसका जो होता है वो मिनिमम मैक्सिमम कहां तक रहेगा, केवल
1 साल तक। तीसरा इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो इसमें मैंने बताया था ये किसमें डील करती है, शेयर्स में, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे वो बॉन्ड हो, बट ये किसमें इश्यू करती है, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सीडी, कॉमर्शियल बिल, उनके में डील करती है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट आउटले, द इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको ज्यादा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती। आप इसमें 10 रुपए के शेयर भी होते हैं, 100 रुपए के भी शेयर होते हैं। ठीक है। बट इसमें जो होती है ना, आप तौर पे आपको बहुत ज्यादा फंड आवश्यकता करना पड़ता है ना। जैसा कि हमने देखा भी था कि जो आपका ट्रेजरी बिल था, मिनिमम अमाउंट कितना था, 25,000। ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी को, शॉर्ट टर्म के लिए जब होती है बात, तो आमतौर पे जो मनी मार्केट है, मुद्रा बाजार, वहां पर आपको जो इन्वेस्टमेंट होती है ज्यादा करनी पड़ती है, बट इसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है। 10 रुपए से भी शुरू हो जाता है, 100 का भी चलता रहता है। ठीक है। लिक्विडिटी की बात करें तो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी आर कंसिडर्ड लिक्विड बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बट कंपेयर टू द मनी मार्केट, वही मैंने कहा ना, ये जो है ये क्या कर रही है, लिक्विडिटी यानी तरलता तो लेकर आती है। देखो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है आमतौर पे ना वर्किंग कैपिटल का, कि जो कंपनी के कामों को करवा दे। देखा जाए तो शेयर के द्वारा, डिवेंचर के द्वारा, बॉन्ड्स के द्वारा कंपनी में तरलता तो आती है, पैसे आएंगे, कैश का फ्लो आउटफ्लो तो होगा, बट ये इतना नहीं करवा पाएगी जितना आपका ये कराती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा भी ना आमतौर पे ये मनी मार्केट के अंदर जब हम बात करते हैं कॉल मनी, मुद्रा क्या था, कॉल मनी यानी कि आपका आदेश मुद्रा, जिसके अंदर हमने भी देखा था कि क्या होता था कि सीआरआर को फुलफिल करने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है। अपने शेयर को इशू करने के लिए पैसे चाहिए थे कॉमर्शियल पेपर के अंदर। ठीक है। तो जो लिक्विडिटी की बात होती है कैश के फ्लो करने की, ये ज्यादा करती है और ये कम, क्योंकि मोर देन 1 ईयर की होती है। ठीक है। और ये 1 साल के अंदर हो जाती है। फिर अगला सेफ्टी की बात करते हैं, तो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट आज रिस्कियर इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न। देखो क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा के होते हैं, और हमें पता है जो जितने ज्यादा साल के हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं उतने ही ज्यादा, जिनका ड्यूरेशन जितना ज्यादा लंबा हो जाता है वो उतने ही ज्यादा रिस्कियर होते हैं। ठीक है। बट यहां पर बात करें मनी मार्केट की, तो इसमें जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो आप ट्रेजरी बिल की बात कर लो, चाहे वो आप कॉमर्शियल पेपर की बात कर लो, चाहे कॉल मनी की बात कर लो, वो उतने ज्यादा रिस्की नहीं थे। ठीक है। प्लस में एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें, यहां पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो हायर होता है, क्योंकि ज्यादा लंबा वेट करना है तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। चाहे आप शेयर की बात कर लो, डिविडेंड मिल जाता है, प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाता है। ठीक है। बट यहां पर जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो कम ही रहता है। और प्लस में टाइप ऑफ कैपिटल की बात करें तो इसमें कंपनी आमतौर पे फिक्स कैपिटल को अप्रोच करती है ना, स्थायी पूंजी, और इसमें आपका करंट या वर्किंग कैपिटल, जैसे होता है ना कि लिक्विडिटी लेकर आने, कार्यशील पूंजी जो काम चला दे कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। तो ये था आपका दोनों का अंतर। वो था आपका, जिससे पहले हमने पढ़ा, वो था आपका किसका, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट का, और ये आपका कैपिटल मार्केट और आपका मनी मार्केट का अंतर। ठीक है। दोनों में ये अंतर था आपका। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ठीक है। तो बात करते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज को भी हिंदी में स्टॉक एक्सचेंज ही कहा जाता है। जैसा कि हमने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात कर लिया था, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, दोनों के टाइप्स, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, सबके बारे में। अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो देखो आखिर स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बॉडी है जो देश के अंदर सिक्योरिटीज को, परिसंपत्तियों को खरीदने और बेचने का काम करती है। ठीक है। हमारे देश में जितने भी मेगा सिटीज हैं, महानगर है, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज होता है। आपने नाम भी सुना होगा, BSB, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। सुना है चीज, BSE करके सुना है चीज, वो चलते रहते हैं, लाइन आपने देखा होगा, होर्डिंग पे चलती रहती है ऐसे। तो क्या है, यह वह संस्था होती है जो क्या करती है, आमतौर पे सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने का काम करती है, और प्लस में एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट के लिए, एक स्वस्थ निवेश के लिए एक अच्छा वातावरण भी प्रोवाइड करती है और नियम और कानून भी बनाती है। ठीक है। बात करते हैं जरा कि आखिर फंक्शन क्या है स्टॉक एक्सचेंज के। तो स्टॉक एक्सचेंज के कई सारे फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या होता है, इकोनॉमिक बैरोमीटर, आर्थिक जांच। जो किसी भी देश की स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन। किसी भी देश की अगर आर्थिक स्थिति जाननी है तो हम उसके बाजार को देखते हैं, और बाजार देखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो कहां आएगा आपको नजर, आपके स्टॉक एक्सचेंज में, कि मार्केट ऊंचा है या नीचे है, मार्केट में मंदी आ रही है, तेजी आ रही है, सब कौन पता लगाता है हमें, स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आया चीज भाई।
दूसरा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कीमतों का निर्धारण करना। द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। स्टॉक मार्केट का एक काम यह है कि यह बाजार में डिमांड या सप्लाई के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी का, शेयर्स का क्या डिमांड होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, उसको डिसाइड करने में यह हेल्प करता है। तीसरा सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, यानी कि हम बात करें तो इन स्टॉक मार्केट, मैंने बताया था ना सारे लोग कैपिटल मार्केट के अंदर कि सभी जो लोग हैं आपके, वो सारी कंपनियां इसमें एंटर नहीं होती, केवल वही कंपनियां या वही आपके ब्रोकर सेंटर होते हैं जो लिस्टेड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सेफ्टी इन्वेस्टमेंट वे प्रोवाइड करता है, ठीक है। चौथा काम क्या है, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि देश की आर्थिक विकास में योगदान करता है। कैसे? तो इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी ऑफ वेरियस कंपनी आर ब्राउट एंड सोल्ड, कि हम जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, कई सारी कंपनियों के संपत्तियों को बेचा व खरीदा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, बेचना व खरीदने वाली जो प्रक्रिया होती है डिस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की, ये कहीं ना कहीं ये देश के अंदर ना फ्लो ऑफ इनकम को जनरेट करती है, ठीक है। जो जब इनकम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना कि भाई मतलब इन्वेस्टमेंट होगा तो फ्लो ऑफ कैश चालू हो जाएगा, कंपनी के पास पैसे जाएंगे, वो दोबारा से प्रोडक्शन करेगी तो देश की जीडीपी ग्रो करेगी। तो कहीं ना कहीं ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी के पास पैसा जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उत्पादन होगा तो देश की जीडीपी ग्रो करेगी, ठीक है भाई। और कहीं ना कहीं कई सारे काम होते हैं जो फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे रोजगार बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट आएगी, ठीक है, तो ये काम करने में हेल्प करती है, ठीक है। देन आपका होता है क्या, फिफ्थ जो काम है इसका वो है स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट। एक तरह से ये कल्ट प्रोवाइड करता है, एक तरह से ना इन्वेस्टर्स को जागरूक करता है कि भाई पैसे मतलब जो हीरोगिरी है वो पैसे घर में रखने में नहीं है, बल्कि यहां इन्वेस्ट करने से। इस तरह से एक तरह से एक रोजगार प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास, एक तरह से लोगों को बताता है कि भाई जो आपका जो पैसा है ना, वो पैसा आप घर में रख के, अलमारी में रख के कुछ नहीं कर पाओगे, उसे आप इन्वेस्ट करो। लोगों को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, जागरूक करता है, उनको कहीं ना कहीं एक बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है, ठीक है भाई। एक कल्ट क्रिएट होता है लोगों के अंदर कि भाई मैं भी इन्वेस्टर बनूंगा, मैं भी ट्रेडर बनूंगा, ठीक है। और देन हमारे पास सिक्स्थ होता है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टा, सही चीज। कहीं ना कहीं ये सट्टे के लिए भी एक बेटर वे बनाता है। आमतौर पे जैसे कि मान के चलो वही कहा गया है, टू मेंटेन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी द बेटर स्पेक्यूलेशन ऑफर अ ग्रेट स्कोप टू अर्न प्रॉफिट। कहीं ना कहीं ये मार्केट ऐसा होता है ना, जिसको हम सबको पता है एक बात कि मार्केट में जिसको ज्यादा नॉलेज है, मार्केट के अंदर जिसको ज्यादा ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं आपने वो सब देखा होगा, हर्षद मेहता वाली मूवी जो थी आपकी, ठीक है। तो जिसको मार्केट का नॉलेज है और जिसने सही एक्सपेक्टेशन कर लिया, जिसने सही आपका भविष्यवाणी कर दी कि भाई आने वाले समय में ये होगा या ये होगा, और जो इस पे पैसा खेल गया रिस्क लेकर के, वो कहीं ना कहीं इससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज कहीं ना कहीं एक बेटर वे है स्पेक्यूलेशन का, सट्टे का, जिसमें बंदा अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपने आप को कहीं ना कहीं हेल्दी प्रॉफिट प्रोवाइड करवा सकता है। देन आपका एट्थ होता है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। द जनरल पब्लिक इन, देखो आमतौर पे क्या होता है, जो आमतौर पे जो आम लोग होते हैं ना, वो हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं इन्वेस्ट करने से सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, ऑफ लूज मेकिंग कंपनी। आमतौर पर उन कंपनियों में जो क्या है, जो पैसा नहीं अर्न कर रही, प्रॉफिट नहीं कमा रही। सो स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स फंड टू प्रॉफिटेबल चांसेस। तो मतलब आमतौर पे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो इन्वेस्टर्स को गाइड करता है कि भाई देखो, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे आपके दलाल होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, डिपॉजिटरीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको इन्वेस्टर्स को, या जो नौसिखुआ इन्वेस्टर्स आए ना, उनको भी हेल्प करेगा। देखो भैया ऐसा है, ये कंपनी जो है ना काफी टाइम से लॉस कमा रही है, इसमें फायदा नहीं होगा, चलिए इसमें पैसा डाल, ठीक है। तो इस तरह से हेल्प करता है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का बेहतर उपयोग करना बताया जाता है, ठीक है। और देन लास्ट होता है हमारे पास प्रमोट करता है द हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि भाई आदत को, मतलब उस आदत को प्रमोट करता है कि भाई पैसे बचाओ, और बचा करके उसे घर पे मत रखो, बल्कि इन्वेस्ट करो फॉर बेटर अर्निंग, या उस पैसे को सही तरह से काम पे लगाने को बताता है। समझ में आया ये चीज? तो ये हो गया हमारा किसका काम, ये हो गया आपका जो काम था किसका, स्टॉक एक्सचेंज का, ये आपका काम करता है, ठीक है। ना हम बात करते हैं आखिर ट्रेडिंग प्रोसीजर है क्या स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करने की क्रियाविधि है क्या, तो इसके कुछ प्रोसेस होते हैं,
तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसका वो ये होता है कि अगर मान के चलो मैं स्टॉक एक्सचेंज में गया, मैं मान के चलो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में गया, चाहे मैं कहीं पर भी गया, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, मुझे चुनना पड़ेगा एक ब्रोकर। याद रखना, आप बिना किसी ब्रोकर के, बिना किसी दलाल के आप मार्केट में जाकर के इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे आमतौर पे स्टॉक एक्सचेंज में। तो सबसे पहला काम क्या होता है, रजिस्टर्ड ब्रोकर। वो भी किस ब्रोकर को चुनोगे, उस ब्रोकर को जो रजिस्टर्ड हो बाय सेबी। सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मार्केट में इसको डील करती है, लीड करती है, ठीक है। सम डिटेल्स, फिर आप इसको कुछ प्रोवाइड करते हो, ब्रोकर को आपने चुना, फिर आपने उसको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की। डिटेल में क्या क्या प्रोवाइड करोगे आप उसे, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, बैंक अकाउंट एड्रेस एटसेट्रा, ये सब। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है ट्रेड करने का, यहां पर आपको क्या करना है, आपको जाकर के दलाल को यानी ब्रोकर को चुनना है, वो भी ऐसा ब्रोकर जो रजिस्टर्ड हो बाय सेबी। दूसरा काम क्या होता है, ओपनिंग डीमेट अकाउंट विथ डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी के पास डीमेट अकाउंट खोलना, इसमें देखो क्या होता है, तो डीमेट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, डीमेट अकाउंट या फिर हम इसे कहते हैं बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, ये ओपन किया जाएगा विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। देखो याद रखना, अब मैं जो हूं ना एक इन्वेस्टर हूं, मैंने एक बंदे को क्या किया, अपना ब्रोकर बना लिया कि भैया मुझे चाहिए खरीदने पैसे, मुझे शेयर खरीदने हैं। तो वो कहेगा ठीक है भाई चलो अपना डिटेल प्रोवाइड करो, मैंने उसको डिटेल प्रोवाइड कर दिया। अब वो मुझे लेकर जाएगा डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी क्या है, एक संस्था होती है, ठीक है, जो ये काम करती है कि इन्वेस्टर का और उसका, हम दोनों ना किसी पर्सनल, ऐसा नहीं कि मेरा और उसका पैसा किसी पर्सनल अकाउंट में आएगा, ऐसा नहीं होता। हम दोनों को मतलब मेरा और मेरे ब्रोकर का एक अकाउंट खोला जाएगा जिसे हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। और ये इसलिए होता है ताकि कोई भी फ्रॉड हो इन फ्यूचर वो आपको सेटिस्फाई हो सके, सबकी रिकॉर्ड रहे। तो मैं, मेरा ब्रोकर जाएंगे उसके पास, डिपॉजिटरी के पास, और वो मेरा एक अकाउंट खोल कर देगा जिसको हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। जो भी डील होगी ना मेरी वो उसी अकाउंट से होगी। और वैसे डिपॉजिटरी है क्या, तो उसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्ड करती है वो वही करती है, सिक्योरिटी होल्ड करने का काम उसी बंदे का है, ठीक है भाई, समझ चीज। तो सबसे पहला मैंने ब्रोकर को चुना, ब्रोकर को मैंने दिए अपने डिटेल्स, उसके बाद मैं जाऊंगा डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी क्या है, तो डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है विच होल्ड द सिक्योरिटी सच एज शेयर, डिबेंचर एटसेट्रा, ठीक है। ये कभी भी इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्ट डील नहीं करती। मैं इसके पास जाऊंगा कि भैया मैं अकाउंट खोल दूंगा कि नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, कहीं अपना दलाल लेकर आओ, तो मैं ब्रोकर लेकर आऊंगा। ये इसलिए किया गया है ताकि प्रोसीजर जो है लेंदी तो है बट ये सेफ है। तो क्योंकि डिपॉजिटरी भी कहेगा कि भाई ब्रोकर है, मैं कहूंगा ये मेरा ब्रोकर है, और वो कहेगा कि ब्रोकर जो है तेरा ये तो लिस्टेड ही नहीं है, तो मैं फ्रॉड होने से बच जाऊंगा, ठीक है। तो मैं डिपॉजिटरी के पास जाऊंगा ब्रोकर को लेकर के, मेरा और ब्रोकर का दोनों का अकाउंट वहां पर खोला जाएगा कि अब हम इस अकाउंट से डील करेंगे, ठीक है भाई। देन थर्ड जो काम होता है आपका वो होता है आपका प्लेसिंग ऑर्डर। नाउ आफ्टर ओपनिंग डीमेट अकाउंट, नाउ इन्वेस्टर नीड टू प्लेस ऑर्डर। मैं कॉल पे भी कह सकता हूं, फोन पे भी कह सकता हूं, या डायरेक्टली भी कह सकता हूं अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, यानी अपने ब्रोकर को, दलाल को, ठीक है। इसके बाद वो क्या करेगा, मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस देगा। तो मैंने जो अपने ब्रोकर को जो बात कही है, मेरा ब्रोकर जो है उस बात को सुनेगा, मैंने क्या डिमांड रखी है उसके सामने, अब उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट प्राइस या बेस्ट मैच लेकर के मेरे पास आएगा, और देन वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा मेरे ऑर्डर को, यानी आदेश की पुष्टि करेगा बाय प्रोवाइडिंग कंफर्मेशन स्लिप, कि भाई ये लो, तुमने जो कहा था, तुमने जैसा कहा, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया है, एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ये लो उसकी स्लिप। सुना है भाई, ये स्लिप। और फिर होता है देन आपका इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होता है, तो उस ब्रोकर और मेरे बीच में जो भी बातें हुई हैं अब तक, कि भैया इन्होंने कहा था मेरा शेयर खरीदवाना, मैंने इनका खरीदवा दिया, ये इतना पेमेंट मुझे करेंगे, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपका लिखा होता है, ठीक है। इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, समझौता पत्र। और देन आपके पास फिर डिलीवरी ऑफ शेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट नोट के बाद निवेशकों को, यानी कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको उनकी डिलीवरी, शेयर्स की डिलीवरी हो जाती है। और जिस दिन उनको डिलीवरी होती है ना, उस दिन उनको पे करना पड़ता है, जिससे हम कहते हैं क्या, पे इन डे। और कभी कभी अगर वो उस दिन नहीं पे करते तो T+2 का उनको मौका मिलता है कि भाई आज नहीं पे कर रहे हो आप, तो आपको 2 दिन के अंदर इसको पे करना
बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आया चीज? तो ये पूरा प्रोसीजर है आपका। समझ गए? तो प्रोसीजर क्या क्या है फिर बता दो। प्रोसीजर में है क्या, सबसे पहला क्या था आपके पास कि मैं जाऊंगा ब्रोकर चुनूंगा लिस्टेड बाय सेबी, ब्रोकर जाएगा मेरे साथ डिपॉजिटरी के पास, डीमेट अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो मुझे क्या करेगा आपका, वो मुझे क्या करेगा आपका बेस्ट मैच देगा मेरे लिए कि भाई मेरे लिए क्या है अच्छा, क्या बेस्ट प्राइस है वो ऑफर करेगा। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा ऑर्डर को, यानी कि वो पुष्टि करेगा, भाई मुझे एक स्लिप दे देगा कि भाई ये लो मैंने आपको ऑर्डर दे दिया या आप पर्ची रखो। फिर उसका हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट नोट होगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट समझौता होने के बाद जो भी सब कुछ हो गया उसके बाद मेरे शेयर की डिलीवरी करेगा और उसी दिन अगर मैं पे करता हूं उसे पे इन डे कहते हैं। अदरवाइज T+2 का भी सिस्टम इसमें चलता है कि मैं 2 दिन तक उसको पे कर दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा होता है हमारा प्रोसीजर है। ठीक है, नाउ है हमारे पास कौन सा, सेबी। ठीक है, सेबी के बारे में बात करते हैं। तो सेबी है क्या हमारे पास, तो सेबी की फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे पास, इसको सेटअप किया गया था 1988 में। ये रेगुलेट करती है फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की कहीं ना कहीं क्रियाविधि पे नजर रखती है। सेबी प्रमोट करती है ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट। समझ गए चीज? ये मतलब आमतौर पे समझना, इसकी स्थापना की गई थी 1998 में, जिसका मेन काम ये है कि देश में एक हेल्दी मार्केट क्रिएट करना ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो, उनको बेस्ट प्राइस मिल सके। ठीक है, ये सब, और इन्वेस्टर्स हमेशा बेटर लेकर जाए, ना कि उनको कभी भी उनके साथ कोई डिफॉल्ट हो। ठीक है, बट इनिशियली सेबी वाज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। पहले इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं दिया गया था। इट वाज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज। उस समय केवल इसको कहा था कि तुम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करोगे मार्केट को, बस तुम उसको देखते रहोगे कौन गड़बड़ी कर रहा है। ठीक है, बट कहा गया, बट वॉज फाउंड इनइफेक्टिव। बट इसमें जब इसे इनइफेक्टिव लगा या कंट्रोलिंग पावर उतनी अच्छी थी नहीं, तो इसके बाद मई 1992 में सेबी वाज ग्रांटेड लीगल स्टेटस। सेबी को एक लीगल स्टेटस मिल जाता है और सेबी इज अ बॉडी जो ऑपरेट करती है हमारे देश के अंदर जितने भी मार्केट हो रहे हैं ना उन सबको डील आउट करने के लिए, और इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। तो 1988 से लेकर के 1992 तक एक तरह से वॉच डॉग, मतलब एक तरह से चौकीदार की तरह काम कर रही है कि कहां पे गड़बड़ी हो रही है ये सब। बट उस समय कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंट्रोलिंग पावर थी नहीं इसके पास। वो 1992 में कहीं ना कहीं 4 साल के बाद, वही 1992 कब, हर्षद मेहता वाली मूवी याद आ गई होगी आप लोगों को, इसके 1991। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये सेबी को मिला कि भाई अब आप ये डील करोगे, आप नोट करोगे कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, पूरी कंट्रोलिंग पावर इसके पास आ जाती है। अब हम बात करते हैं तो सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है सेबी का। तो देखो सेबी के कुल मिला के आपके ना 4 ऑब्जेक्टिव यहां पर दे रखे हैं आपको। पहला उद्देश्य क्या है सेबी का, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उनकी क्रियाविधि पर कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, उन्हें नियमित करना। ठीक है, दूसरा टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर्स के राइट है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो एक तरह से जब भी कभी कंपनी जो नया शेयर इशू करेगी या कंपनी जो है कोई शेयर इशू करती है तो पहले उसे किसको पूछना चाहिए, अपने पुराने इन्वेस्टर्स को पूछना चाहिए, शेयर होल्डर को पूछना चाहिए। तो उनके जो अधिकार है उनकी सुरक्षा करती है और प्लस में उन्हें एक सेफ्टी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तीसरा टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड मल प्रैक्टिसेस बाय हैविंग बैलेंस बिटवीन सेफ रेगुलेशन। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी जो है अपने नियम कानून के द्वारा वो जो बाजार के अंदर गैर कानूनी क्रियाएं होती हैं, ठगे जाना, इन सबको कम कर रही है। ठीक है, कई प्रयासों के द्वारा। और टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, प्लस में कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, आचार संहिता बनाती है, जो इसको पालन वहां के सारे ब्रोकर को करना पड़ता है, सारे लिस्टेड कंपनी को करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो ये आपका सेबी के कुछ उद्देश्य हैं, नियम बनाना, प्लस में इन्वेस्टर्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, तीसरा फ्रॉड को कम करना, उसको रोकने के लिए फिर बाद में कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता बनाना जिसका पालन वहां के हर मेंबर या वहां के हर एम्प्लॉइज को करने होते हैं। और देन लास्ट है हमारे पास फंक्शन क्या है सेबी के। तो सेबी के कुल मिला के आपके 3 तरह के काम होते हैं, प्रोटेक्टिव काम, संरक्षी काम, डेवलपमेंट काम, विकासशील काम। ठीक है, विकास योग या विकासशील कार्य होते हैं, और लास्ट होता है आपका रेगुलेटरी कार्य यानी कि आपका नियामक काम। यानी कुल मिला के सेबी 3 तरह से काम करती है, सुरक्षा करने के तौर पर, आपका सेवियर, आपको विकास करने के लिए, और देन आपके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए 3 तरह से काम कर रही है, प्रोटेक्टर और आपका डेवलपर और देन आपका रेगुलेटर। 3 तरह से काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टिव वाला जो काम है यही थोड़ा सा लेंदी है, बाकी दोनों इजी है। वो भी है नहीं लेंदी, आपको समझना, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है ना, आपको ये ध्यान देने पड़ते हैं।
प्रोटेक्ट कैसे करती है आपको? तो पहला प्रोटेक्टिव ये है हमारे पास, चेक अ प्राइस रिगिंग। अब प्राइस रिगिंग रिफर्स टू द मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन। सेबी जो है ना वो किस तरह से इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है? तो सेबी जो है वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है बाय प्राइस रिगिंग। मतलब आमतौर पे यह देखना कि भाई कहीं प्राइस रिगिंग का से होता है कीमतों को बढ़ा देना, घटा देना, महंगा, मतलब अपने पास स्टॉक रख लेना, एक तरह से जो काला बाजारी हो रही है ना उसको खत्म करना। वही कह रहा है हमारे पास, प्राइस रिगिंग रिफर्स टू द मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी विथ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। आमतौर पे ये प्राइस रिगिंग का मतलब ये है हमारे पास कि कीमतों में इस तरह से वृद्धि या कमी करना, या पहले तो अपने पास स्टॉक कर लेना, और जब मार्केट में शेयर्स की कमी हो जाएगी, लोग उसकी डिमांड ज्यादा कर दें, तो फिर अचानक से उसकी प्राइस बढ़ा देना। तो जो अचानक से कीमतों में वृद्धि या कमी आ जाती है ना, इसको रोकने के लिए, कहीं इससे कहीं ना ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाए बहुत ज्यादा, तो ये इसके इस तरह से बचाती है। दूसरा, इट प्रोहिबिटेड इनसाइड ट्रेडिंग। ये इनसाइड ट्रेडिंग जो आंतरिक व्यापार होता है उसको कंट्रोल करती है। देखो इसमें क्या है, इनसाइडर इज एन पर्सन कनेक्ट विद द कंपनी सच एज डायरेक्टर, प्रमोटर एटसेट्रा। आमतौर पे क्या होता है ना कि कुछ कंपनी जो होती है ना वो डील कर लेती है कुछ ब्रोकर्स के साथ। देख भाई ऐसा है कि सेबी तो रहा अपनी जगह, पर एक काम करना, तू मेरे साथ डील कर ले, ठीक है, वो मैं तुझे कुछ बेनिफिट दूंगा, बट तू ना मेरी चीजों को छुपा दियो, मेरी कमियां हैं छुपा दियो, मेरे शेयर को बिकवा, मैं तेरा बेनिफिट कराऊंगा, ठीक है चीज। तो जो इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है ना हमारे पास, आंतरिक व्यापार जिसमें समथिंग बायस हो जाता है, इन सबको कम करने के लिए दिस इनसाइडर हैव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आमतौर पर समझो इसके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो होते हैं, बट वो प्रोवाइड नहीं करते इन्वेस्टर्स को, क्योंकि पता है अगर इन्वेस्टर को पता चल गया तो इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये जो आंतरिक व्यापार होता है इसको दूर करती है। तो पहला काम हो गया प्राइस रिगिंग को चेक करना कि भाई जो प्राइस में जो अचानक तेजी आ जाती है, कमी आ जाती है मार्केट को देखते हुए, उसको रोकना। और दूसरा जो आंतरिक व्यापार हो रहा है इनसाइड ट्रेडिंग, इसको खत्म करना, ठीक है। सेबी कीप्स अ स्ट्रिक्ट चेक व्हेन इनसाइडर्स आर बाइंग सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी एंड टेक स्टिक्स। आमतौर पे सेबी चीज देखती है कि कोई भी इनसाइडर जो है वो कंपनी के शेयर्स को इस तरह से इसलिए तो बाय नहीं कर रहा कि अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो देन आमतौर पे सेबी प्रोहिबिटेड द, आमतौर पे सेबी किस तरह से प्रोटेक्ट करती है हमें, तो जो फ्रॉड कंपनियां होते हैं, जो फ्रॉड इन्वेस्टर्स हो गए, फ्रॉड ब्रोकर्स हो गए, उनको एंट्री करने से मना करके, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करती है। देन सेबी अंडरटेक्स द स्टेप टू एजुकेट। आमतौर पे इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है। आप वहां जाओगे तो जैसे हम जाते हैं ना मेट्रो में, तो हमें बहुत सारी सूचनाएं दी जाती हैं, आप यहाँ ना बैठे, यहाँ ना बैठे, चेक करो, सावधान। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं सेबी जो है ये इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती रहती है, अच्छे अच्छे विज्ञापन के द्वारा, अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट के द्वारा, होर्डिंग्स के द्वारा, कि आपको ऐसे नहीं करना, इस तरह से नहीं करना, क्या आप सावधानी बरतें, क्या आप प्रिकॉशंस अपनाएं, ठीक है। ये सेबी प्रमोट अ फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। प्लस में सेबी के पास ना कुछ आचार संहिता भी होते हैं जो वहां के ब्रोकर्स को मानने पड़ते हैं। अब मान के लो कोई ब्रोकर है, लिस्टेड है सेबी के द्वारा, पर उसने कोई अनफेयर काम कर दिया तो देन उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके मतलब कुल मिलाकर ना इस पोर्शन के अंदर सेबी के उस फंक्शन को बताया गया है जो जिससे कहीं ना कहीं सेबी जो है वो अपन लोगों को प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को फ्रॉड होने से, प्राइस रिगिंग से बचने के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग से, कोड ऑफ कंडक्ट बना करके, ठीक है भाई। देन आपके पास जो दूसरा होता है डेवलपमेंट फंक्शन, विकासशील कार्य क्या है सेबी का, तो these फंक्शन आर परफॉर्म बाय द सेबी टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटी इन स्टॉक एक्सचेंज एंड इंक्रीज द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। ये जो काम किया गया है कंपनी के द्वारा वो इसलिए किया गया ताकि वो इन्वेस्टर्स को या स्टॉक एक्सचेंज को विकसित कर सके। इसके अंदर क्या क्या किया जाता है, तो पहला सेबी जो होती है वो प्रमोट करती है ट्रेनिंग। सेबी जो ट्रेनिंग दे रही है किसको, मध्यस्थों को, चाहे वो ब्रोकर हो, ठीक है, इनको ट्रेनिंग देना ताकि भाई लोग तुम किस तरह से डील करोगे इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि इन्वेस्टर तुम्हारे मार्केट में आए और तुम्हारा भी बेनिफिट हो और स्टॉक एक्सचेंज का भी बेनिफिट हो। दूसरा, सेबी ट्राई करती है टू प्रमोट करना एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय एडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल। सेबी जो है परमिट करती है इंटरनेट ट्रेडिंग के द्वारा। मतलब आमतौर पे ना इसके अंदर ये बताया गया है कि सेबी के द्वारा कुछ ऐसे भी काम किए जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का विकास हो, इन्वेस्टर्स का विकास हो। इसके लिए वो क्या काम करती है, तो अपने यहाँ काम कर रहे ब्रोकर्स को, जो डिपॉजिटरीज हैं उनको ट्रेनिंग देना ताकि वो अच्छे से डील कर पाए और मच प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है। दूसरा, वो क्या कर सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रही है, जैसे आपका इंटरनेट ट्रेडिंग लेकर आ गई वो, ठीक है, लेस पेपर वर्क लेकर आ गई आमतौर पे, ठीक है। सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शन टू रिड्यूस द कॉस्ट। आमतौर पे कंपनी को कभी कभी लागत ज्यादा आती थी शेयर इशू करने के लिए, तो उसने अंडरराइटर्स बना दिए कि भाई ये तुम्हारे शेयर को बिचवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं विकसित करने के लिए चाहे स्टॉक एक्सचेंज को या फिर इन्वेस्टर्स को ये काम किए जाते हैं। और देन लास्ट होता है आपका कौन सा काम, रेगुलेटरी फंक्शन, नियामक के तौर पे। तो इसमें तो पता ही है कंपनी क्या करती है,
तो इसमें जो सेबी है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के साथ होने वाले फ्रॉड को, इन्वेस्टर्स के साथ होने वाले धोखाधड़ी को कंट्रोल करती है। और इसके लिए सख्ती से कुछ कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, बाय अप्लाइंग सम मोर लॉ, या कुछ ना कुछ आपके जो कानून होते हैं वो उनके द्वारा, ठीक है। तो 3 काम है जो मेन है आपका। एक होता है आपका प्रोटेक्ट करना प्राइस रिगिंग से, या फिर आपका फ्रॉड होने से, या फिर आपका जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उससे। डेवलपमेंट, विकास वाला काम, जिसके अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर आमतौर पे आपको उन स्टेप्स को देखा जाता है जिससे कंपनी ग्रो करती है या स्टॉक एक्सचेंज ग्रो किया जाएगा। ब्रोकर को ट्रेनिंग देना, डिपॉजिटरी को ट्रेनिंग देना, ठीक है, एक ऑप्शन लेकर आना, फ्लेक्सिबल लेकर आना अपने यहाँ, या कि आप इंटरनेट पे व्यापार करो, अंडरराइटिंग ऑप्शन देकर देना। और प्लस में लास्ट होता है उसका रेगुलेटरी के तौर पे, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी जो है नियम कानून बनाती है, सेबी जो है नियम कानून बनाती है उन कंपनियों के लिए, हर एक लोगों के लिए जो इस मार्केट में आ रहे हैं, और उन्हें अवेयर करती रहती है कि आप किस तरह से, आपके साथ क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीजों को, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट का। लास्ट जो हमने चैप्टर अपना कवर भी किया था वो था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। ना हम बात करेंगे आपका जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो शायद मार्केट के बारे में है, उसके बारे में हम 4P के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।